बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थी वो छोड़कर मैं थोड़ी सी बात कह देती हूँ ये वीडियो के द्वारा। इसमें शुबा नहीं है कि जन्म से मैं स्त्री हूँ और कुछ ऐसे अनुभव हैं जो स्त्री होने के नाते सिर्फ मुझे प्राप्त हो सकते हैं, पुरुष को नहीं। मैं अपने जन्म की शुक्रगुजार हूँ। मेरे ना चाहने या चाहने से ये नहीं हुआ, पर जैसे भी मिला मैं स्वीकार करती हूँ कि उसके माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला और उसके लिए मैं खुद को और आपको आज महिला दिवस पर बधाई देती हूँ। पर मैं बात विषय पर करना चाहती हूँ, पाठ, संवाद और महिला रचनाकार। पाठ ऐसी संज्ञा है जो लिंग, वचन, नस्ल से परिभाषित नहीं होती। कोई भी विधा हो, स्त्रीलिंग से सुशोभित कहानी या कविता, या पुल्लिंग से शोभित उपन्यास और नाटक, या तीसरे जेंडर वाली आत्मकथा, डायरी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ललित निबंध, साहित्य का लेख, जो हो, सबका मूल मर्म है पाठ। ये वैसे उत्तर आधुनिक शब्दावली से लिया गया शब्द है और अंग्रेजी से तर्जुमा है। अंग्रेजी का शब्द है टेक्स्ट। मैं यहाँ ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि मैं इसकी बात एक रचनाकार की तरह कर रही हूँ, आलोचक की तरह नहीं। उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि मैं किसी वाद की बात नहीं करूँगी, विखंडनवाद या संरचनावाद। मैं रचनाकार क्या अनुभव करता है उसकी बात करूँगी। कुछ आपको मज़ेदार वाक़ये भी सुनाऊंगी। मुझे याद है, इस सहस्त्राब्दी के आगमन से पहले एक दिन जब मैंने और कृष्णा सोबती ने एक साथ मंच से कहानी पाठ किया, तो समापन पर कृष्णा जी ने मुझसे कहा, हमें आपका टेक्स्ट वाकई अच्छा लगा। मैं कुछ दिग्भ्रमित सी हो गई। मुझसे पहली पीढ़ी की लेखिका ने कहानी, कथ्य, भाषाई अभिव्यक्ति या शिल्प विन्यास आदि न कहकर एकदम ताज़ा उत्तर आधुनिक टेक्स्ट शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्या वे साबित करना चाहती थी कि वे उत्तर आधुनिक फलसफे से परिचित थी, या मंतव्य कुछ और था? कुछ देर सोचा तो मुझे उनका इस्तेमाल किया गया ये शब्द पाठ काफ़ी भला लगा। अपनी कहानी के संदर्भ में कुछ ज़्यादा भला लगा। नाम बतलाती हूँ अपनी कहानी का, मंजूर नामंजूर। मुझे नहीं लगता आपने पढ़ी होगी, ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी होती। पढ़ी होती तो आप समझ जाते कि क्यों फिट बैठ रहा था। मगर इतना बतला देती हूँ कि वो कहानी अपने शिल्प में किसी तरह की स्वीकृत शैली का अनुगमन नहीं करती और पाठ लफ्ज़ भी हर कैद से आज़ाद है, विधा विहीन। इसलिए वो उस कहानी पर चस्पा हो रहा था। अभी पाठ पर इतना ही, मगर पाठ है इसलिए बार बार मैं उस पर लौटती रहूँगी। पहले दूसरे मसले निपटा लें, जैसे क्लीशे बना महिला रचनाकार और संवाद। संवाद कम जटिल शय नहीं है। जीवन में या साहित्य या कला में उसका ना होना आत्म का ना होना जैसा है। अपार दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ संवाद की परंपरा अरसे से खत्म होती जा रही है। साहित्य हो या राजनीति, विवाद खूब होता है, संवाद नहीं। हिंदू संस्कृति के लिए यह अतिरिक्त आश्चर्य की बात है, क्योंकि हिंदुओं की प्रमुख धार्मिक पुस्तक भगवद गीता एक सतत संवाद है। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन सवाल पर सवाल करते हैं और श्री कृष्ण उनके जवाब देते हैं। बहुत संवाद होने के बाद अर्जुन आखिरकार कृष्ण के दिए तर्क स्वीकार कर लेते हैं और उनकी राय मान लेते हैं। पर हम लोगों को जो उसे पढ़ते हैं, ये छूट रहती है कि हम चाहें तो अर्जुन के सवालिया शख्सियत के साथ बने रहें, उसके सवालों के साथ बने रहें, या उससे आगे जाकर श्री कृष्ण के तर्क हम ना मानें, या कम से कम उनसे असंतुष्ट बने रहें। यूं गीता में सीधे सीधे तौर पर यह कहीं नहीं कहा गया कि आप कृष्ण के
तर्कों को अमान्य कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं, पर साफ तौर पर यह भी नहीं कहा गया कि आपको ऐसा करने की कोई आज़ादी नहीं है। यानी जो आप करना चाहें करें, आपकी मर्जी। ये भी गीता का एक पाठ है कि आप अर्जुन के साथ हैं खड़े हुए या आप श्री कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं। बाइबल में भी कहा गया है दाओ मेस्ट, तुम कर सकते हो चाहो तो, पर वहां ईश्वर या पैगंबर से कोई इंसान बाकायदा बहस नहीं करता। पैगंबर सीधे सीधे 10 हुक्म सुना देता है, कमांडमेंट्स। उन्हें मानना एक तरह से क्रिश्चियन होने का पैमाना है। फिर भी वो बहस कर सकता है। पैगंबर ने खुद छूट का मंत्र दिया है, दाओ मेस्ट। मगर गीता और बाइबल में एक बड़ा फर्क यही है कि एक में संवाद है, दूसरे में सीधे निष्कर्ष, पर चयन की गुंजाइश बनी रहती है दोनों में। पश्चिम के स्त्री विमर्श में, और आज ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, ये पश्चिम का दिया हुआ महिला दिवस है। पश्चिम के स्त्री विमर्श में एक बहुत बड़ी भूमिका इस मान्यता से रही थी कि ईश्वर को वहाँ पुरुष माना जाता था। ईश्वर स्त्री क्यों नहीं हो सकती? ईश्वर स्त्री है। स्त्रीवादी आंदोलनकारियों का ये एक प्रमुख नारा था। जहाँ तक पेगन धर्मों का सवाल है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ग्रीक हो, चीनी हो या अफ्रीका के अनेक धर्म हो, वहाँ ये बंदिश नहीं थी। ईश्वर पुरुष होता भी तो उसकी शक्ति स्त्री होती, या फिर वो अर्ध नारीश्वर होता, शिव की तरह। ये अलग बात है कि धर्म के रक्षक पैसे वाले वैश्यों ने, प्रभुत्वशाली क्षत्रियों ने और धर्म पर कब्जा जमाए पंडित पुजारियों ने उस शक्ति को विकृत करके स्त्री को महिला बना दिया। धर्म के मर्म से उसे निष्कासित कर दिया, मात्र अनुगामी बना दिया। फिर भी एक बात है याद रखने लायक कि धर्म गुरुओं को जन्म तो स्त्री ही देती रही ना। वहां तो उनकी कोई चाल नहीं चली, स्त्री माता रही। चलिए कुछ देर के लिए धर्म को छोड़ संस्कृति पर बात करें। यूं तो जिसे हम धर्म कहते हैं, लोग धर्म कहते हैं, उसे मैं संस्कृति ही कहती हूँ। प्राचीन समय से हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि कोई भी निर्णय लेना हो या कुछ अहम बात तय करनी हो, तो जब संवाद हो तो उसमें सबसे पहले वो आदमी बोले जो सबसे कम उम्र का हो, जिससे जो बाकी श्रेष्ठ जन हैं या उससे बड़े अपने से जिनको वो बड़ा मानता है, उनसे वो अप्रभावित रह सके, उनके प्रभाव में आकर अपनी राय न दे, स्वतंत्र रूप से अपनी राय दे। उसके बाद क्रमिक रूप से बाकी लोग अपने राय देते। अंततः फैसला सर्वसम्मति से होगा या कुछ प्रभावशाली व्यक्ति तय करेंगे, ये पहले से कहा नहीं जा सकता था, पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती थी। महाभारत में कई बार इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। मेरा अनुमान है कि ये स्वस्थ परंपरा संवाद की हमसे तब छूटी जब हम विदेशी हुकूमत के गुलाम बने। तब हम सबकी हर राय सिरे से महत्वहीन हो गई। कुछ सिरफिरे प्रतिरोधी फिर भी विरोध विवाद करते रहे, पर बरसों बरस किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी जैसे रस्सी से घिसने से कहा जाता है ना कि पत्थर पर भी निशान बन जाता है, उसी तरह धीरे धीरे उन विरोधियों का, विद्रोहियों का कुछ असर दिखाई देने लगा। सौभाग्य से उन दिनों हमारे पास एक धीरोदात्त नायक थे, गांधी जी, जो इतना धीरज रखकर संवाद करते कि वाद विवाद कब संवाद में बदल गया पता ही न चलता, या तब पता चलता जब संवाद से हल निकल चुका होता।
यूं ही अपने देश को आज़ादी नहीं मिली, इसी वकालत की बदौलत मिली, पर वकालत में विवाद के बजाय संवाद था। विवाद के मार्फत हमें नहीं मिली आज़ादी, संवाद के मार्फत मिली। अफसोस की बात है कि साहित्य के आलोचक ऐसे धीरोदात्त न रहे, कभी न रहे। कुछ हद तक हम इसके लिए अपनी गुरु शिष्य परंपरा को भी कसूरवार मान सकते हैं, क्योंकि गुरु से सवाल करना करीब करीब वर्जित था। 1980 में जब मैंने कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा पढ़ा तो अपने एहसास की मैंने उसमें पुष्टि देखी। तो एक तरफ राहत महसूस की तो दूसरी तरफ घोर नाउम्मीदी भी हुई। उनके सच के बयान से नाउम्मीदी नहीं हुई, पर सच के सच होने से नाउम्मीदी हुई। जिंदगी नामा की शुरू के पन्नों में एक टीचर को पाठ पढ़ाते दिखलाया गया है। यदा कदा अगर कोई बच्चा सवाल कर उठता तो उसे डांट कर चुप करवा दिया जाता। सुनो, चुप बैठो, सवाल मत करो, सुनो। निहितार्थ ये कि सवाल करना मना है, सवाल करने का कोई लाभ नहीं है। कई प्रख्यात विद्वानों ने मेरे मत की पुष्टि की। मुझे याद है हम काफ़ी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाटक अनाम दास का पोथा देखने श्री राम सेंटर दिल्ली गए थे। नाटक का कथ्य जो था उस पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, पर वो प्रस्तुति मुझे पसंद नहीं आई थी, उसने मुझे प्रभावित नहीं किया था। पर मैं कुछ कहती उससे पहले प्रख्यात लेखक आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अत्यंत गदगद भाव से ये जुमला बोला, हमारे गुरु का नाटक है, हमें पसंद ना आए कैसे हो सकता है। मैं ठहरी वकील की बेटी, खटाक से बोली, और जो वे आपके गुरु न रहे होते तो नाटक कैसा लगता? जो वो आपके गुरु न रहे होते तो नाटक कैसा लगता? बतलाइए ना, तभी सत्य मर्म तक हम पहुंच सकेंगे, हम नाचीज जन। हमारे क्योंकि हजारी प्रसाद गुरु नहीं रहे, प्रिय लेखक भले रहे, तो हमें नाटक कैसा लगना चाहिए? जाहिर है उन्होंने काफ़ी नाराज़गी से मुझे देखा और ये भी नहीं पूछा कि नॉन गुरु की उस प्रस्तुति के विषय में मेरी क्या राय थी। शायद मैं उनके लिए परसोना नॉन ग्रेटा हो गई थी, पर सिरे से उन्होंने मुझे नहीं नकारा। हो सकता है सिरे से उन्हें मेरी बात ना लायक न लगी हो, या हो सकता है वो मात्र उनकी शालीनता रही हो। सच का तकाजा है कि आपको बतलाऊं कि मेरी एक कहानी का पाठ मंच से सुनकर उन्होंने मौखिक रूप से उसकी काफ़ी प्रशंसा की थी और व्याख्या भी की थी। उस कहानी का नाम था सितम के फनकार। पर हिंदी के ज्ञाता, चाहे वो आलोचक हों, रचनाकार हों या शिक्षक हों, सभी जानते हैं कि मौखिक और लिखित व्याख्या या प्रशंसा का अंतर क्या है, और उससे मौखिक से कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं है। हेलो, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, वो हो जाता तो भेज दूंगी मैं। आपने व्यवधान दे दिया। हाँ हाँ, है। जो प्रशंसा मेरी त्रिपाठी जी ने मौखिक रूप से की, क्योंकि वो लिखित रूप से नहीं हुई थी, इसलिए उस जर्रा नवाजी से साहित्य में कोई संवाद नहीं बन पाया। ये मसला तब और पेचीदा हो जाता है जब उसमें रचनाकार के रूप में स्त्री का पदार्पण होता है। हमारे यहाँ स्त्री रचनाकार एक अजब शय मानी जाती है। वो विस्थापित स्वीकृत नियमों और मूल्यों से निरंतर विरोध और विवाद करती है, पर संवाद करने को राजी नहीं होती। बात बेबात एक स्त्री रचनाकार दूसरी स्त्री रचनाकार को स्त्रीवादी न होने की
फतवा देती है। दूसरी स्त्री रचनाकार को स्त्रीवादी न होने का फतवा देती है। उसे मर्द साहित्यिक बिरादरी की पिछलग्गू या शागिर्द या नकलची घोषित कर देती है। कई बार दूसरी स्त्री का कसूर सिर्फ इतना होता है कि उसने कह दिया हो कि उसकी राय में ज़रूरी नहीं है किसी उपन्यास में स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष अलहदा हों या वे एक दूसरे का विपक्ष रचें। नर में नारी पक्ष और नारी में नर पक्ष सर्वत्र दिखे तभी उपन्यास या कोई साहित्यिक कृति वास्तविक रूप में मूल्यवान बन सकती है, बशर्ते उसमें मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना हो और उसकी व्याख्या उसमें की जाए, व्याख्या करने की ललक भी उसमें हो। मैं कहना ही चाहती हूँ कि विवाद संवाद के माध्यम से पैदा होता है, उससे कन्नी काट कर नहीं। संवाद का बन पाना रचना और आलोचना के बीच पुल बनाता है। जब रचना संवाद नहीं हो पाता तो साहित्य की भी स्पष्ट समझ नहीं बन पाती, और होता यह है कि साहित्यकार अलग गुटों में बंट जाते हैं। यानी रचना का खालिस रचना की तरह आकलन नहीं होता, बल्कि लेखक की विचारधारा और उसके साथी लेखकों पर ज़्यादा फोकस रहता है। आलोचना कितनी भी विचार सम्मत, तर्कशील, निष्पक्ष और सकारात्मक और उदार हो, यह मुमकिन नहीं है कि उससे किसी किस्म का मतभेद न हो। मतभेद होने का मतलब है उस रचना के अनेक आयाम हैं, वही जिसे हम कहते हैं पाठ। कई तरह के पाठ उस रचना में देखे जा सकते हैं, तभी आलोचक या पाठक अलग अलग नज़रिए से उसे देख सकते हैं और उसके अनेक पाठ कर सकते हैं। एक बेहतर या यादगार रचना की यह अनिवार्य शर्त है कि उसे किसी एक तंग दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। स्वीकृत विचारधारा के अंतर्गत या सही गलत के स्वीकृत ढांचे या कैनन के तहत उसे नहीं आंका जा सकता। तभी वो निर्मित न होकर रचित होती है और उससे आगे बढ़कर अनुकृति न होकर कृति बनती है और आगे जाकर कालजयी भी बन सकती है। कालजयी का मतलब होता है कि समय के साथ उसके नए पाठ किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो पहले कहीं ना कहीं लिखा ना जा चुका हो। फर्क नज़रिए का होता है, जीवन दृष्टि का होता है। जो रचनाकार अपने भावबोध और जीवन अनुभूति के भीतर से प्राप्त करता है, वही उस कृति को लेखक विशेष की कृति बनाता है। मुझे लगता है यह हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल रचनाकार और आलोचक दोनों अपने आकलन को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा दुराग्रही हो गए हैं। अगर रचना की कमियां उजागर की जाएं, तो रचनाकार क्षुब्ध होकर आलोचक की क्षमता या ताकत को कटघरे में खड़ा कर देता है। सोशल मीडिया के दोस्त उसे पूर्वग्रह युक्त, पक्षपाती से साबित करने लगते हैं और उसे अन्य लेखकों को बढ़ावा देने वाला घोषित कर देते हैं। आलोचक भी कम तंग नजर नहीं होते। यदि एक आलोचक दूसरे की व्याख्या या विवेचन को दोषपूर्ण ठहरा देता है, तो बौद्धिक व्यक्तियों की तरह उस पर संवाद नहीं किया जाता, बल्कि वो एक दूसरे को किसी तथाकथित वाम या दक्षिण पंथी वाद से उत्प्रेरित मानने लगते हैं और उसकी प्रभावशीलता इस तरह क्षीण हो जाती है। ये संवाद से कन्नी काटना अकेले खड़े होने से भय खाने जैसा है। हम अकेले होने से डरते हैं, इसलिए हम किसी वाद या गुट का हिस्सा बनते हैं। मेरी रचनाओं को लेकर बहुत विवाद हुए हैं। सभी नकारात्मक रहे हों ऐसा नहीं है, पर कुछ नकारात्मक रहे हैं और बहुतों की राय से मैं एकमत भी नहीं रही। पर उसके साथ ऐसे मतभेद भी हुए हैं
जिन्होंने मुझे रोमांचित किया और प्रेरित भी। दिलचस्प तो खैर वे थे ही। साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में एक सज्जन ने एक बार मुझसे कहा कि रात में 2:30 बजे आपको फ़ोन करने वाला था। फिर मैंने सोचा इतनी रात को एक महिला को फ़ोन नहीं करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया था, मैंने पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आपका उपन्यास मैं और माँ देर रात को ख़त्म किया तो मुझे लगा उसका अंत बिल्कुल गलत है, कुछ और होना चाहिए। बड़ी मज़ेदार बात लगी मुझे। मैंने कहा, पर आपने तो सुबह भी फ़ोन नहीं किया, चलिए अब बतला दीजिए। तब वे बोले कि दोबारा पढ़ने पे मुझे वो ठीक लगा। तो लीजिए, सारा मज़ा किरकिरा हो गया। पर आप शायद यकीन न करें, एक और पाठक सुषमा सक्सेना ने बाकायदा एक वैकल्पिक अंत लिखकर मुझे मेल कर दिया। बहुत सुचिंतित मनोवैज्ञानिक दृष्टि संपन्न अंत था, पर मेरे अंत से बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि उल्टा। वो यूं कि उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या मेरी व्याख्या से भिन्न थी। तथ्यात्मक रूप से हम में से कौन सही था, ये कहना मुश्किल था। मैंने उन्हें लिखा कि मेरे समझ में मैंने जो अंत दिया था वो उसके आंतरिक तर्क के अनुकूल था। सच ये था कि किरदार ही मुझे घसीटकर उस अंत तक लाया था। मैं समझती हूँ कि सभी लेखक इस बात से खुश होंगे कि उनकी कृति ने किसी पाठक के मन में इतनी उथल पुथल मचाई कि वो उसका वैकल्पिक अंत सोचने पर बाध्य हो गया। दरअसल उपन्यास एक शहर की तरह होता है। आप जब उसके अंदर घुस जाते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत सारे बाहर जाने के रास्ते हैं और आपको उनमें से एक चुनना होता है। तब तक आप किरदारों के बीच परकाया प्रवेश कर चुके होते हैं और उपन्यास आप नहीं, किरदार लिख रहे होते हैं। तो ये समझ में आते ही सब कुछ आसान हो जाता है। आप वहाँ जाते हैं जहाँ किरदार आपको ले जाता है। एक राज की बात बतलाऊं, मैं वो उपन्यास था जिसे मैं उसके समाप्त हो जाने की काफ़ी बाद तक लिखती रही थी, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर सहसा समझ में आया कि उपन्यास तो कब का ख़त्म हो चुका, मैं खामखा माथाफोड़ी कर रही थी। मर्म की बात ये थी, उसका अंत असंगत होना तर्क संगत था। विसंगति में संगति, एब्सर्ड या असंगत। उस तथ्य को स्वीकारा और ऐसा अंत किया जिसके कई विकल्प हो सकते थे। तभी ना एक मानीखेज संवाद बन पाया। आपने और क्या होगा कि दरअसल मैं पाठ ही की बात बार बार करती रही हूँ। अब उसके बारे में रचनाकार की मन की बात कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल जब रचनाकार रचना शुरू करता है, उसके मन में पाठ का एक खाका होता है। कुछ विचार, कुछ एहसास, कुछ अनुभव, एक अनुभूति, एक जीवन दृष्टि। उनके भीतर से रफ्ता रफ्ता उन्हें साध कर या उनके बीच तालमेल बिठला कर वो रचना को एक शिल्पगत रूप देता है। उसे कहानी, नाटक, उपन्यास, आलेख जैसी किसी विधा के सांचे में सर्जित करता है या करती है। कई बार विधाओं के बीच आवाजाही बनी रहती है और अंतिम कृति एक से ज़्यादा विधा में चस्पा होने का मादा रखती है। इसे विधागत प्रयोग कहते हैं, जो शिल्पगत प्रयोग से आगे की चीज़ है और गहरे विचार विनिमय की और संवाद की मांग करती है। ऐसे पाठ साहित्य में सार्थक और दूरगामी परिवर्तन लाते हैं। जैसे कभी महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखे थे तो वो लाए थे, जो कहानी थे भी और नहीं भी थे। हम पढ़ते हैं तो तनिक अविश्वास नहीं करते कि ये जो कहा जा रहा है वो वैसा का वैसा नहीं हुआ होगा, नहीं घटा होगा। दरअसल वे घटना की तरह सिर्फ घटित नहीं हुए थे, वे इतने बहुपक्षीय और जटिल थे कि यदि महादेवी उन्हें कहानी बनाने के चक्कर में पड़ती तो लेखक के हस्तक्षेप से संचालित होकर वे कम बहुआयामी बन जाते या अति नाटकीय दिखलाई देने लगते। पाठक सोचता क्या उसके भीतर सत्य के बीज छिपे हैं
या लेखक की कल्पना का कमाल भर है। यानी वे सत्य से निकलकर फंतासी की शरण में चले जाते। घाक पाठक पकड़ लेता कि ऐसा हुआ नहीं था, बस लेखक चाहता है कि हम यकीन करें कि हुआ था। पता नहीं खुद क्या मानता है, हुआ था कि नहीं हुआ था। हम निशंक होकर कह सकते हैं कि ज्यों ही ये संस्मरण की तरह उन रेखाचित्रों को लिखकर महादेवी वर्मा ने अरसे पहले एक नई विधा को जन्म दिया था। ज्यों को त्यों इन संस्मरणों को रेखाचित्रों की तरह लिखकर महादेवी वर्मा ने अरसे पहले एक नई विधा को जन्म दिया था। वे स्त्री थी, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जब स्त्री का मानस मानवीय कल्याण की भावना को रग रग में महसूस करके प्रतिरोध की मुद्रा में ढलता है, तो वह स्वतः विधागत प्रयोग करने को उद्यत हो जाता है, उससे कतराता नहीं। यानी क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि प्रतिरोध को प्रस्तुत स्त्री विधागत प्रयोग करने में अधिक सक्षम है, या कम से कम उसके भीतर ऐसे प्रयोग करने की हिम्मत होती है कि जीवन में उसे बिना संघर्ष किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो विधा भी उसे संघर्ष करने के बाद ही मिलती है। स्थापित साहित्यिक नायकों और गुरुओं की धरोहर जो विधाएं हैं, जब उन्होंने रूपक बनाए हैं, उन्हें वो स्वीकार नहीं करती। अब स्त्री रचनाकार अपने रूपक खुद गढ़ती है। सबसे बड़ा रूपक इसमें मातृत्व का रूपक है। आज वो रूपक बिल्कुल बदल चुका है। बच्चों को पालने पोसने या जन्म देने तक वो सीमित नहीं है। वो रूपक अब एक पोषक तत्व की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मैं और भी उदाहरण देना चाहती हूँ कुछ, जो स्त्री रचनाकारों ने महादेवी वर्मा की तरह नई विधा बनाई है। इसका सबसे ज़्यादा धारदार उदाहरण है स्त्री रचनाकारों का आत्मकथात्मक पाठ को औपन्यासिक जामा पहनाना। हर वंचित लांछित दलित रचनाकार की तरह स्त्री ने भी रचना की शुरुआत आत्मकथा लिखने से की। काफ़ी अरसे तक रूप बदल बदल कर वो उसे लिखती रही। बदकिस्मती से आलोचकों ने उसे स्त्री विमर्श करार कर दिया। वह विमर्श नहीं, अनुभूति थी, और तेजी से परवान चढ़ती चेतना। उसके भीतर से आहिस्ता आहिस्ता विमर्श ने जन्म लिया और नए रूपक गढ़े गए। जैसा मैंने कहा, मातृत्व का रूपक। अपने लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आम लोगों ने, जिनमें आलोचक भी शामिल थे, मुझे स्त्री विमर्श का लेखक बहुत पहले घोषित कर दिया था, पर मैं स्त्री पुरुष दोनों की अंतचेतना पर यकसा एक संवेदी और अन्वेषक की तरह नज़र डालती थी। कह सकते हैं अर्ध नारीश्वर विमर्श की लेखक थी। मैं स्त्री विमर्श की नहीं, अर्ध नारीश्वर विमर्श की लेखक थी। नर में स्वीकृत नारी तत्व और नारी में स्वीकृत नर तत्व मुझे सहज और अनायास ही मिल जाते थे, और वे मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगते थे। लेखन शुरू करने के करीब 25 साल बाद मैंने कठगुलाब उपन्यास लिखा। तब स्त्री विमर्श पर हो रही सतही चर्चा से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये देखते हुए कि स्त्री विमर्श पद का इस्तेमाल सब लेखक, पाठक, आलोचक धड़ल्ले से करते थे, क्या ये अचरज की बात नहीं थी कि स्त्री लिखित उपन्यासों में स्त्री पात्र खुद उस पर विचार विनिमय नहीं करते थे। तो सहज ही मेरे स्त्री पात्रों ने स्त्री विमर्श और उसके कारण बदलते रूपकों पर विचार किया। अनुभूत और उससे उत्पन्न चेतना तो उसमें थी ही, पर परिवर्तित रूपक भी थे। और सबसे अहम रूपक, जैसे मैंने पहले कहा था, मातृत्व का था। मातृत्व का अर्थ शिशु को जन्म देना या गोद लेकर पालना भर नहीं था।
वो बिना किसी अपेक्षा के किया गया निष्कलुष प्रेम भी था, जो केवल या ज़्यादातर शिशु से ही किया जाता है। सबसे महत्व की बात ये थी कि ये पोषक प्रेम सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष भी करता था। कह सकते हैं कि सिर्फ स्त्री में नहीं, पुरुष में भी मातृत्व था। स्त्री से ज़्यादा भी हो सकता था अगर पुरुष पोषक तत्व से परिपूर्ण हो। इस उपन्यास में 4 स्त्रियां अपनी कहानी सुनाती हैं और अपने साथ दूसरी स्त्रियों की भी कहानी आगे बढ़ाती हैं। वे स्मृति से संपूर्ण व्यतीत को आगत के साथ रहकर अभिव्यक्त करती हैं। 2 निष्कर्ष इस कथ्य पाठ के बीच से उभर कर आते हैं। पहला, हमारे व्यतीत से हमारा आगत छिपा रहता है। हमारे व्यतीत में हमारा आगत छिपा रहता है। दूसरा, हमारा जीवन किन्हीं दूसरों के जीवन से परिपूर्ण होता है। स्त्री का पुरुष या पुरुष से स्त्री का नहीं, सबका सबसे। आलोचकों से, विभिन्न नजरिया और जीवन दृष्टि रखने वालों से। कठगुलाब की स्त्रियां विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से आती हैं, विभिन्न देशों से भी आती हैं, पर उनमें एक तत्व साझा है। सबके साथ अन्याय होता है। अनेक क्षेत्रों में वे भीषण रूप से प्रताड़ित होती हैं, पर सब सर्वाइवर्स हैं। कोई टूटती नहीं है। टूटती है तो वापस खड़ी होती है। किसी में विक्टिम मानसिकता नहीं है हमेशा के लिए। सब उठकर खड़ी होती हैं और मानव कल्याण में हाथ बटाती हैं। एक लेखक बनती है, एक डॉक्टर, बाकी उच्च पदवियों पर आसीन रहती हैं, पर धीरे धीरे सामाजिक कल्याण की तरफ उन्मुख होती हैं। 4 स्त्रियां हैं और उनकी कहानियां अनेक रंगों के धागों से बुनी हुई हैं, पर जाहिर है उनके जीवन में एक नहीं, अनेक पुरुष भी आते ही हैं। शुरू में ज़्यादातर पुरुष शोषक और अन्यायी पुरुषों की तरह उभरते हैं। सब नहीं, पर ज़्यादातर। कुछ उदार मानसिकता रखने वाले आकर्षक पुरुष भी हैं, पर उनकी संख्या कम है। शायद इसलिए कि शुरू में मेरी दृष्टि सामाजिक यथार्थ से ज़्यादा बंधी रही थी। मैं स्वीकार करती हूँ। अंत में एक पात्र आता है, विपिन नाम का। वो अलग महत्व रखता है। मैं समझती हूँ कि इस उपन्यास के पाठ में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि जो सबसे संवेदनशील, कोमल हृदया, बच्चे की ललक से परिपूर्ण, प्रकृति के निकट इंसान जो इसमें है पात्र, वो स्त्री नहीं, पुरुष है। वही विपिन। उपन्यास में जब अब तक आए तमाम शोषक पुरुषों की वो काट है, उनका फॉयल है। वो स्त्रियों के साथ खड़ा रहता है और मानता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज़्यादा गहरा और सघन सौंदर्य बोध होता है। इसीलिए उसे स्त्रियों का साथ पसंद है। समाज में विपिन जैसे पुरुष अगर हों, या अगर सब पुरुष कुछ हद तक विपिन जैसे बनने का प्रयास करें, तो स्त्री को पुरुष में ड्रैकुला की परछाई देखकर डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि विपिन दोष रहित है। दोष रहित इंसान तो देवता बन जाता है और वो इस संसार के लिए किसी काम का नहीं रहता। विपिन का दोष ये है कि वो सोचता है अपने जीवन में वो अपनी बनाई योजना के अनुसार जी सकता है, अपने जीवन को संचालित कर सकता है। वो ये तय करने का पूर्ण अधिकार रखता है कि वो प्रेम करे या ना करे। यहीं वो मात खा जाता है, उसकी योजना विफल हो जाती है, वो अपने ही मन से हार जाता है। पर न वो अपनी संवेदना का क्षय होने देता है, न इंसानी उदारता का, यानी वो पुरुष नहीं, मनुष्य बना रहता है, मातृत्व से भरपूर। कठगुलाब आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, पर उसे ज़बरदस्ती न पढ़कर अगर आप इस नए रूपक के प्रकाश में पढ़ेंगी तो सुख मिलेगा। भोग में त्याग और त्याग में भोग की अनुभूति आप प्राप्त कर सकेंगी। और एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ, आप वैकल्पिक अंत सुझाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप प्रगति करें, जीवन में हर्ष के महत्व को समझें, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको।